मानवाधिकार दिवस वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर 2024 का कार्यक्रम रामनगर वाराणसी होटल रमाडा में संपन्न हुआ। इस मौके पर अमर शहीद मंगल पांडे अवार्ड रचनाकार इतिहासकार पत्रकारों को संस्था द्वारा वितरित किया गया। खबर विस्तार से। हमारे बीच बसे सरकार वचनीता श्री महेश कावल जी का अगस्तम और छोटी सी ढेर सरोज बाहर से लेकर केवल 100 तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत। मैं फिल्म अभिनेता राकेश पांडे एवं प्रेसिडेंट प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यहाँ पर हम प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की तरफ से 10 दिसंबर आज है विश्व मानवाधिकार दिवस। इस पर हमने सेमिनार का आयोजन किया है और लगातार पिछले 15 वर्षों से भारतवर्ष के अनेक हिस्सों में जो है मैं करता आया हूँ और बनारस में ये 5वीं बार जो है ये आयोजन जो है हो रहा है हमारा। और उसका उद्देश्य होता है कि लोगों को उनके अधिकारों के बारे में हम जागरूक करें और इस तरह के दिवस को मनाने से, मानवाधिकार दिवस मनाने से लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता चलता है। और क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया है आपके माध्यम से? हमारे द्वारा विश्व मानवाधिकार दिवस का जैसे आज आयोजन हुआ है, फिर हमारे माध्यम से जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को होता है तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे हम लोग पौधों का वितरण करते हैं। विश्व महिला दिवस 8 मार्च को हम लोग मनाते हैं। उसका मकसद होता है महिलाओं को जो है उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना एवं जो वंचित महिलाएं हैं या जिनको सहायता की ज़रूरत है तो अपनी संस्था के माध्यम से उनको सहायता भी दिलाते हैं। जिसको कानूनी सहायता चाहिए और लीगल असिस्टेंस चाहिए, कई लोग क्या है पैसों के अभाव में न्याय नहीं पा पाते, तो ऐसे लोगों को निःशुल्क न्याय देने के लिए हमने हमारे पास पूरी टीम जी। चीफ गेस्ट कौन है? हमारे प्रोग्राम में राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री राजू भाई परमार जी गुजरात से एवं पूर्व गृह मंत्री नरेश रावल जी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और वाराणसी से काशी विश्वनाथ मंदिर के विश्व स्वरूप मिश्रा जी जो है काशीनाथ विश्वनाथ मंदिर के CEO ये भी इस प्रोग्राम में आ रहे हैं। मेयर साहब भी आ रहे हैं, जायसवाल साहब मंत्री जी हैं वो भी आ रहे हैं। बाकी गणमान्य अतिथिगण आपके सामने काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं। दिनेश सहगल डिप्टी डायरेक्टर सूचना विभाग के हमारे बीच में मौजूद हैं। साथ में ही महाराज जी का विनोद पांडे जी महाराज जी भी हमारे बीच में आ चुके हैं और मुकेश पांडे जी फिल्म निर्माता भी हमारे बीच में मौजूद हैं। आगामी के लिए क्या संदेश देंगे प्रोग्राम से? मैं संदेश ये देना चाहूँगा कि भाई अगर आप मानव हैं तो अपने अधिकार को जानिए और जो व्यक्ति अपने अधिकार को नहीं जानता, अपने अधिकार के लिए लड़ना नहीं जानता, वो व्यक्ति पशु के समान है। हमें अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी चाहिए और अपने अधिकारों के बारे में अवेयर होना चाहिए और अपने राइट्स के लिए किसी और के काम आ ना पाए लेकिन अपना अधिकार कम से कम रक्षा कर पाए, ये जरूर होना चाहिए। इस माध्यम से मैं प्रोग्राम के माध्यम से मैं यही आप लोगों को संदेश देना चाहूँगा और ये भी कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की आवश्यकता सहायता हो प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के माध्यम से जुड़िए। इसकी वेबसाइट भी है, इसके साथ मेल ID भी है, उसमें मेरा फ़ोन नंबर भी है, तो आप लोग जुड़िए और अपने अधिकारों के लिए लड़िए। ह्यूमन राइट्स वंशीशन कंट्रोल समिति की चेयरमैन सुप्रसिद्ध सुविख्यात फिल्म निर्माता मुकेश पांडे जी की एक छोटी सी पहल हनुमान तांडव के रूप में जोरदार तालियां मुकेश पांडे जी के लिए। और ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे इस बाबा विश्वनाथ की पौराणिक सांस्कृतिक धरा पर ये पहली बार है जो हनुमान तांडव के रूप में आकर ये प्रदर्शित हुई है। ये मेहनत जिसमें ये संगीत निर्देशन और गायन के रूप में थे हमारे श्री दिलीप सिंह जी की आवाज थी और संगीत निर्देशन था और निर्माता खुद श्री मुकेश पांडे जी। मैं जोरदार तालियां और ओम नमः हुआ है। इसको माइक को ठीक करूं मुकेश पांडे जी के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। जी हाँ, और ये लोग
क्यों बनारस में रहते हैं। जी हाँ, और मैं चाहूंगी कि मैं शादी परमार जी के साथ मिलकर एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत माला अर्पण करते हुए अब वस्त्र बढ़ाकर मैं अनुरोध करना चाहूंगी दिनेश कुमार सहगल जी से कि स्वागत सत्कार श्री विश्वभूषण मिश्रा जी का। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत मंचासीन हमारी समस्त की इस विषय पर अपने विचार रखने के लिए। और आइए कार्यक्रम के सोपान को हम उस कड़ी को जोड़ते हुए और सादर आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे बीच उपस्थित सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी के पूर्व अध्यक्ष के रूप में अधिवक्ता श्री राकेश कुमार पांडे जी। जोरदार स्वागत। आज यहाँ उपस्थित सभी अध्यक्ष और विभागों को मेरा सादर अभिनंदन। इसीलिए हमारा ये संगठन बनाया गया है। कानून में है कि भले से 100 दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं देनी चाहिए। तो अगर इसका भी पालन होना चाहिए और अपने अपने अंदर शब्दों को सुधार लाना चाहिए। आज का ये विषय वाकई में गंभीर भी है और सबके लिए जरूरी भी है। तो हम ये भी चाहेंगे अपने मंचा से समस्त सम्मानित वक्ताओं से कि अपने इस विषय के ऊपर थोड़ा सा उद्बोधन करें हमारी जनता के लिए। हम लोग जानते तो सब लोग हैं क्या होता है मानवाधिकार। घर में सबको बहुत अच्छे से पता है, बच्चे को कि मानवाधिकार क्या होता है और बच्चे को भी मालूम है कि सामाजिक न्याय क्या होता है। लेकिन उससे भी ऊपर एक कड़ी आती है हमारे सामाजिक जीवन के लिए। तो सामाजिक जीवन में किस तरह से इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए, इन दोनों शब्दों से हमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह से सहारा मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, इसके नेगेटिव पॉइंट्स, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स, सकारात्मक और पक्षों को हमें ध्यान में रखना है। तो आइए सादर आमंत्रित करते हुए आज के इस महासम्मेलन के इस विषय पर सादर आमंत्रित करते हुए होमगार्ड के जिला कमांडेंट वाराणसी श्री ब्रिजेश कुमार मिश्रा जी के अपने उद्बोधन से हम सभी को आमंत्रित करें। किसी भी समाज के लिए, हमें कहें व्यक्ति के समग्र विकास के लिए हमें अनुकूल अवसर और समान उपलब्धता होना अति आवश्यक होता है, जिसकी सहज और सुनिश्चित उपलब्धता ही मानवाधिकार है। मैं एक बेसिक चीजें से शुरू करनी चाहिए। हम अपने परिवार को मानवाधिकार से ओतप्रोत करें, मानवाधिकार की चीजों को समझा लें, तो हमें लगता है कि उस छोटी इकाई, परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई होती है। जब वहां हम अपने आप को मानवाधिकार की विसंगतियां दूर कर लेंगे तो हमें लगता है कि समाज से उठ के, हम गांव से उठ के, ब्लॉक से, तहसील से, जिला से, मुख्यालय, ब्लॉक जो भी है, हम पूरे देश में मानवाधिकार की उपयोगिता, उसकी प्रासंगिकता को बता सकते हैं। तालियों के साथ अभिनंदन। मानवाधिकार अपने आप में हर मानव का एक अधिकार होता है, जन्म से लेके मृत्यु तक हर एक छोटे छोटे कदमों पर उसका एक एक अधिकार होता है और वो अधिकार उसको प्राप्त होता है तो उसका ये जीवन बहुत ही आराम से, बिना किसी तनाव के, बिना किसी उतार चढ़ाव के चलता चला जाता है। लेकिन जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव में उसके कुछ अधिकारों का हनन होता है, जिससे कि हमारे उस अधिकारों को प्राप्त करने के लिए वो मेहनत मशक्कत करता है, दौड़ भाग करता है और अपने जीवन का एक अमूल्य वक्त उसमें जाया। प्रोफेसर बीना सिंह, संतोष यादव, विनोद त्रिपाठी डालने के लिए फाउंडेशन के नंबर को दे करके और उनके जो संगठन के शक्ति का है उसका उनको लाभ दिलवाया जाए। ये हम जितने भी इकट्ठा हैं, यदि हमको 2, 4, 10 को भी बताएंगे तो सारे लोग जान जाएंगे कि नहीं कि एक व्यक्ति है, एक संगठन है जो हमारी जो गिरवांश हमारे हैं उसकी सुरक्षा के लिए लड़ रहा है। जी आवाज आपने सभी आया है हमारे राकेश पांडे जी ने आप सभी को विदित करते हुए कि हमारे बीच में माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार, ब्रह्मांडनी माननीय मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा जी ने आवाज तेज करो सागर भैया।
एक बार जोरदार तालियों के माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयानंद। एक बार पूर्व सांसद राज्यसभा गुजरात एवं वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी श्री राजू परमार जी और स्मृति चिन्ह देते हुए हमारे बीच में पूर्व गृह मंत्री गुजरात श्री नरेश रावल जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। आयुष खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन के उस सम्मेलन की उस कड़ी को आगे बढ़ाती हुई और सादर आमंत्रित करते हुए हमारे बीच उपस्थित काशी विश्वनाथ मंदिर के हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में दूसरे का दमन करके अपने विचार को उनके ऊपर थोपने का प्रयास करने वाले दानव हैं। दूसरों को भय दिखाकर उनकी भूमि उनकी स्त्री का हरण करने का भाव रखने वाले दैत्य हैं। दूसरों को लूटकर उनकी स्त्रियां और उनके धन को अपने आप आपस में बांट लेने की प्रवृत्ति रखने वाले राक्षस हैं। जब आप यह अंतर जानेंगे तब यह समझ में आएगा कि शब्द की उत्पत्ति से जो मानव अधिकार है केवल मानवों को मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि कालांतर में जो तमाम विप्लव हुए हैं हमें अंतर भूल गए हैं। तो आज मानवाधिकार का लाभ मानव को तो मिल नहीं रहा है, लेकिन मानव का जो उत्पीड़न करता है, जैसे उसके ऊपर कोई कार्रवाई करने की बात आती है तो वह मानवाधिकार के नाम पर खड़ा हो जाता है। तो अगर मुझे सनातन धर्म और संस्कृति की सही व्याख्या लोगों को नहीं मिलती, इन्होंने बहुत ही सही व्याख्या की थी और आप आए एज अ प्रेसिडेंट। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और फिर से हर हर गंगे। बहुत ही गहराई की बातें थी। संबोधन से अवसर का उल्लेख करे थे। बस जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत औरों को चमकाती है। आप ऐसे होनहार वीरवान हैं और एक बार जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे श्री मुकेश पानी। झोंके पर हर एक झोंकी पर जहाँ पे बस संगीत बजता है, माँ सरस्वती का वो सितार बजता है और मानवता अपने आप में उद्वेलित होती है, परिलक्षित होती है। इंसान की उस बीच में इंसानियत के उस पुष्प को पुष्पित करती है, पल्लवित करती है और जहाँ प्यार की वो धारा बहती है जिसे मोहब्बत कहते हैं। और उसी मोहब्बत को एक नजर करते हुए किसी ने कहा कि किसी ने फूल से पूछा तुम्हें खुशबू दी तुम्हें क्या मिला। किसी ने फूल से पूछा तुम्हें खुशबू दी तुम्हें क्या मिला। फूल ने कहा लेना और देना तो व्यापार है। फूल ने कहा लेना और देना तो व्यापार है, जो देकर कुछ ना मांगे वही असली प्यार है। और पढ़ा पहुंचाते हैं और हमारे बीच में जैसा कि आपको बताया गया था हमारे इस काशी वाराणसी की वो धरोहर प्रसिद्ध समाज सुधारक के रूप में श्री वंशीधर उपाध्याय जी। ये बस माँ गंगा के अंचल में और अन्नपूर्णा माता और भैरव बाबा के अंचल में हमारे आए हुए गुजरात से पूर्व सांसद, पूर्व गृह मंत्री और हमारे उत्तर प्रदेश शासन के मंत्री जी दयालु जी, सभी का मैं स्वागत करते हैं। बाबा विश्वनाथ वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी परमादरणीय श्री नरेश रावल जी। कि एक जमाना ऐसे था अमेरिका इंडिपेंडेंट हो गया पर महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं था, खाली अमेरिका में पुरुष ही वोट डाल सकते थे। एक जमाना ऐसा था जहाँ पे इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार थी, उसमें भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था और खाली पुरुष वोट डाल सकते। फिर बहुत सारी मानव अधिकार की रैलियां निकली, लड़ाइयाँ हुई, बड़े बड़े आंदोलन वाले लोग आए, तब जाके महिलाओं को वोट डालने का अधिकार अमेरिका में मिला। और वो भी एक स्टेट में, पहले एक स्टेट ने एक्सपेरिमेंट के लिए बोला चलो हम यहाँ से शुरू करते हैं, महिलाएं ठीक से वोट डालेंगी कि नहीं। फिर इंग्लैंड में तो ऐसा कानून था कि अगर किसी महिला के पास खुद का मकान है या खुद की प्रॉपर्टी है और वो 30 साल के ऊपर की उम्र की है तभी वोट डाल सकते। ये इंग्लैंड में था और इंग्लैंड वालों ने हमारे पे 200 साल राज करके गए। पर मैं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के गढ़वैया हैं बाबा साहब आम्बेडकर साहब, उन्होंने जब भारत का बंधारण बनाया तो ब्रिटिश सरकार के बंधारण को फॉलो नहीं किया, संविधान को उन्होंने आयरिश संविधान से हमारा संविधान बनाया। और उस हिसाब से जिस दिन भारत इंडिपेंडेंट हुआ और पहला लोकसभा का चुनाव हुआ, तब से भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार उसी दिन से मिलना शुरू हुआ। तो भारत
ह्यूमन राइट्स में बहुत सारी बातों में आगे है अन्य देशों के साथ। एक्चुअली क्या है कि 10 दिसंबर पूरे ह्यूमन राइट्स के बारे में, सोशल जस्टिस के बारे में, एक्चुअली जब आदमी पैदा होता है तब से उसकी ह्यूमन राइट लगती है। उसको कानून में हमने बहुत सारा संविधान में चेंजेस करके दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, पर बाय बर्थ ही हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट सिचुएशन, वोट फॉर द इलेक्शन, स्टैंड खड़ा भी रह सकता है चुनाव में। ऐसे मानव अधिकार की लड़ाइयाँ बहुत लोगों ने लड़नी पड़ी है, तब जाके ये सब आज जो हम बैठे हैं ऐसा हमको मिल रहा है मौका। और ऐसी लड़ाइयाँ आजकल तो बाहर लड़ने का जरूरत नहीं पड़ती है, पर उसको संजोग को उजागर करने के लिए मुकेश भाई और राकेश भाई जैसे जो साथी हैं वो ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं, इससे जागरूकता आती रहती है और हम सबको भी कभी ना कभी याद करते हैं। तो मुझे बड़े खुशी है आज इस मौके पे आज सबके बीच में आके 2 शब्द कहने का जो अवसर दिया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। परमादर्श देशी नरेश रावल जी अपने बुद्धन से हम सभी को आगे कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी के लिए और आप सभी के लिए, क्योंकि आप सबकी भी बहुत अहमियत है और अहमियत है आपके मानवाधिकारों की। पूर्व सांसद राज्यसभा गुजरात एवं वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी परमादर्श श्रद्धेय श्री राजू परमार जी के जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन सर। प्रोग्रेसिव फाउंडेशन के जरिए भारत के अलग अलग स्टेट के अंदर वो अपना प्रोग्राम करते आए हैं। जैसे गांधी जयंती हो गया, अम्बेडकर जयंती हो गया, हमारे राष्ट्रीय पर्व जो 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, ऐसे सभी करीबन मेरे ख्याल से साल में 12-15 प्रोग्राम तो उनका हो ही जाता है। महिला दिवस ये काफी साल से वो करते आए हैं। तो पहले तो हम सब मिलकर उनको मुबारकबाद देते हैं कि इतने सालों से मुकेश भाई और राकेश भाई इस लड़ाई को, ये योजना को आगे बढ़ाते हैं। उसके लिए उनको बहुत बहुत मैं मुबारकबाद देता हूँ। हमारे लिए गौरव की बात है कि आज वाराणसी में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई हमारे स्टेट से आते हैं। हमारे नरेश भाई तो उनके साथ विधानसभा में भी काफी काम किया, उन्हीं के जिले उन्हीं के ब्लॉक से आते हैं। तो हमारे लिए तो खुशी की बात है कि वाराणसी की जनता ने उनको यहाँ से 2 बार आपका प्रेम और आपका विश्वास उनको मिला है। उसके लिए आप सबका भी, वाराणसी की जनता का भी हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हो रही है उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। आज खुशी की बात है कि वोटिंग के अंदर 50% महिलाओं का योगदान, 50% के आसपास हमारी महिलाएं वोट कर रही है। तो उनके बारे में भी जो केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी जो ध्यान रख रहे हैं, उसके लिए भी हमको देखना पड़ेगा कि भाई उनकी भी जिम्मेदारी है, उनको भी जो शेयर है वो पावर के अंदर, वो भी उनका शेयर उनको मिलना चाहिए। कई विविध योजनाओं के तहत उनका जो राइट है उसका प्रोटेक्शन हो रहा है। आज आदिवासी है, दलित है, उनके लिए भी आज लड़ाई लड़ा जाता है। क्यों लड़ते हैं? Why we are fighting for your rights? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी है कि उनके ऊपर इतने सालों से जो अत्याचार हुआ, जो उनके जीवन के अंदर संघर्ष हुआ, उसको सही जो उनको हक मिलना चाहिए उनको नहीं मिला है, इसलिए वो लोग भी लड़े। तो हमको भी देखना पड़ेगा कि भाई उनको भी सही तरह से उनका हक का उनको भी मिले हक। उसके लिए भी हम लोग को सब कुछ हम सबको देखना पड़ेगा। यानी जिम्मेदारी है, एक मानव दूसरे मानव का पूरा ख्याल रखेगा। काशी विश्वनाथ मंदिर का आपने दर्शन किया और जुड़ा से मेरे ख्याल से 2 दिन से आप कंटिन्यू लगातार यात्रा पर ही हैं। तो नरेश भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बहुत बड़ी बीच में एक अच्छी बात कह गए, बस एक छोटी सी चीज बोलते हुए कि मानव ही मानव के अधिकारों का हनन कर रहा है। तो हम सब कुछ सरकार से नहीं चाह सकते, कुछ हमारे में सुधार आएगा तभी आप दुनिया भर के अंदर कोई क्रांति आएगी। जब हम सुधरेंगे, जब हम सही रहेंगे तो अधिकारों का हनन ही नहीं होगा। सुधीर जी आप हंस रहे हैं तो अधिकारों का जब हम हनन नहीं करेंगे तो ऐसे बहुत बड़ी समस्याओं का समाधान जो है
इससे पाया जा सकता है। बहुत ही अच्छा आपने कहा है। लेकिन अपने मंच के माध्यम से हम लोग सिखाते भी हैं, और कभी किसी के राइट्स का हनन होता है किसी भी क्षेत्र में, हाउ टू फाइट फॉर योर राइट्स, तो किसी को भी तकलीफ हो तो प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स सदा खड़ा है। मैं फिल्म के अलावा इसमें बहुत इंटरेस्ट लेता हूँ क्योंकि मुझे सामाजिक कार्यों में बहुत अच्छा रुचि है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे माध्यम से कोई एक आध आदमी भी बढ़ गया या सीख गया तो मुझे लगता है मेरा मंच सफल है। हमारे और थोड़ा हमारे बीच में पूर्व सांसद राज्यसभा गुजरात और वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी परम आदरणीय श्रद्धेय श्री राजू वर्मा। वाकई में जिस प्यार से, जिस अपनेपन से, जिस गहराई से, जिस अपनत्व से आपने आज के इस विषय का जो प्रकाश डालते हुए संबोधन किया, वाकई में वो अस्मरणीय ही रहेगा। छोटी छोटी लेकिन बहुत ही उस गहराई वाली बातों को आपने हम सभी को बताया जो हम सभी जानते हैं, लेकिन ना उनको सुनते हैं, ना उन पे हम अमल करते हैं, और ना हम समझना चाहते हैं, और ना हम समझाना चाहते हैं। तो इसलिए जैसा कि आपने कहा, हमें पहल घर से ही करनी होगी। पहले अपने परिवार 5-4 सदस्यों वाले उस परिवार को हमें उसके मानवाधिकार और सामाजिक न्याय की परिभाषा बतानी होगी, फिर हम अपने दहलीज के बाहर कदम रखें, तब इसके ऊपर हम प्रकाश डालेंगे। और जैसा कि हमारे पूर्व सांसद राज्यसभा गुजरात परम आदरणीय श्री राजू माध्यम से, अपने मोबाइल के माध्यम से, तो आज की इस दुनिया में मानवाधिकार और सामाजिक न्याय को दिलाने में हमारा ये मोबाइल भी एक बहुत बड़ा किरदार निभाता है वाकई में। लेकिन सबके कुछ सकारात्मक पहलू भी होते हैं और नकारात्मक पहलू भी होते हैं। सामाजिक न्याय अगर अच्छी बातों के लिए दिलाया जाता है तो ये मोबाइल हम सभी के लिए दवा का काम करता है, लेकिन वहीं सामाजिक न्याय अगर हमारे समाज में फैली हुई संगतियों के माध्यम से एक दूसरे को अवगत कराता है, ये अपने आप में मनुष्यता का हनन होता है। तो इसलिए शुरुआत हमें अपने आप से करनी है, अपने आप को जगाना है, अपने आप के अवचेतन को जागृत करना है, और तभी हम जागरूक होंगे। सिर्फ विषयों पर वाद विवाद करने से, सम्मेलन करने से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कि हमने आज के इस कार्यक्रम को फेसबुक पे डायरेक्ट भेजा, कौन आया, उसकी फोटोग्राफ ली और मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के ऊपर हमने बात करी, दैट्स नॉट एनफ। जिस तरह से हमारे मंचासीन सभी लोग आपको पहुंचा रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं, उसकी प्रेरणा को आप लीजिए आज और आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से सफल बनेगा। जी हाँ, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, और हमारे बीच में जैसा कि आप सभी जानते हैं, ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशंस और कंट्रोल सेल दिल्ली के हमारे चेयरमैन के रूप में, फिल्म निर्माता के रूप में, म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में, जी हाँ, हमारे बीच में श्री मुकेश पांडे जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ, अभिनंदन के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। और उनके हौसले तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना कि बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। सूरज कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जी हाँ, मोहताज नहीं होते। और इसी के साथ एक बार जोरदार तालियों के साथ श्रीमती डॉक्टर अनीता सहगल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि से चल के आई हैं, तो मैं चाहता हूं जरा जोरदार तालियों से श्रीमती अनीता सहगल जी को धन्यवाद, क्योंकि संचालन आसान बात में संचालन किया, और खास तौर पे लखनऊ से आके वाराणसी के अंदर किया, क्योंकि इनके बारे में जैसा कि मैं जानता हूं कि मोदी जी के सारे कार्यक्रम में लगभग 70% कार्यक्रम का संचालन मैडम करती हैं। साथ ही प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के भी संबोधन के लिए इनको बुलाया जाता है। तो ऐसी शख्सियत से मैं आपको मिलवाना भी चाहता था, और इसीलिए मैंने इनको आमंत्रित भी अपने मंच पे किया है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आई। कि आप लोग जाने कि 10 दिसंबर क्यों मनाया जाता है और इसकी वजह क्या है, क्योंकि केवल मानव अधिकार और सामाजिक न्याय की बात कह देना ही पर्याप्त नहीं होगा। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, इसके बाद लाशों के ढेर पूरे विश्व के अंदर चारों तरफ हो गए थे। मानव की हत्या कर रहा था, वार चल रहा था, कैदियों के साथ में अन्याय किया जा रहा था। जो युद्ध के कैदी थे उनके साथ जो है जिस तरीके का व्यवहार किया जाता था, तो सारे विश्व को इसके ऊपर चिंता हुई, और फिर ये निश्चय लिया गया कि मानव अधिकार के लिए क्या किया जाए और उसकी रक्षा कैसी होगी। क्योंकि जब हम कहते हैं
कि बच्चे का पैदा होते ही उसका राइट शुरू हो जाता है। मैं तो मानता हूँ जिस दिन बच्चा गर्भ में होता है उस दिन से ही उसका राइट शुरू हो जाता है और उसके राइट्स की रक्षा करने का अधिकार ही मानव अधिकार कहलाता है। और समाज के अंदर हम लोग अगर मानव हैं तो उसको सामाजिक न्याय मिले, ये हम सबकी जिम्मेदारी है और मंच पे जो आसीन लोग हैं उन सबकी जिम्मेदारी है। जैसा कि मंच पे बड़े गणमान्य लोग हैं, मैं दयालु जी के बारे में सबसे पहला शुरू करना चाहूंगा। मेरी दयालु जी से 2-3 दिन पहले बात हुई थी और मैंने इनको आमंत्रित किया था इस कार्यक्रम के लिए। तो दयालु जी ने इस कार्यक्रम में आके अपना वादा पूरा किया है और दिल से मैं दयालु जी को धन्यवाद देता हूं कि जिस सहजता के साथ वो हमारे बीच में बैठे हैं। और आप भी खुशी महसूस करेंगे जब आपको अमर शहीद मंगल पांडे अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, ये जो गणमान्य लोग आए हैं उनके द्वारा, क्योंकि ये प्रोग्राम आपका है, आपके लिए है और समझिए आपके द्वारा है। क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर आप ही नहीं 28 स्टेट के 50 लोग शिरकत कर रहे हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा जिस अवार्ड की हम घोषणा कर रहे हैं, अमर शहीद मंगल पांडे अवार्ड, ये एकमात्र अवार्ड नहीं है, ये वो पहला अवार्ड है जिसने मानव अधिकार और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है और जो 1857 में जो शहीद हो गए हैं उनकी याद में ये अवार्ड रखा गया है। और इस अवार्ड को इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये सिने जगत का अवार्ड नहीं है, ये सामाजिक कार्यों के लिए मानव अधिकार का अवार्ड है। और मैं जितने भी लोग बैठे हैं मैं उन सबसे ये कहना चाहूंगा कि मानव, देखिए एक होता है कि आदमी समाज के लिए कार्य करता है, सोचता है मैं कहाँ से शुरू करूं। आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं, आप अपने परिवार से शुरू कर सकते हैं, आप अपने पड़ोसी से शुरू कर सकते हैं। तो इसके शुरुआत करने के लिए आपको केवल पहल करने की जरूरत है। चाहे मानव अधिकार के लिए पूरे विश्व के अंदर आप एक बात देख रहे हैं कि एक देश दूसरे देश के साथ लड़ रहा है और वो मासूम मारे जा रहे हैं, हमारे आप जैसे मासूम मारे जा रहे हैं, जिसका उस युद्ध में जिसने हथियार नहीं उठाया, जिसका उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन अत्याचारी अपना अत्याचार कर रहे हैं, घाड़ कर रहे हैं, उसके लिए हमको आवाज तो उठानी पड़ेगी, हथियार नहीं। आवाज के द्वारा मानव अधिकार को जो है बचाया जा सकता है, सामाजिक न्याय को बचाया जा सकता है और ये सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब साथ मिलकर इस मानव अधिकार की श्रृंखला को आगे ले जाएं। जैसे मंच पे बैठा है वो मानव अधिकार और सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए सब कुछ करेगा। आखिरी में मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। लोग अक्सर शिकायतें करते हैं और ऐसा होता भी है, दूं कहां जाकर मैं दस्तक, दूं कहां जाकर मैं दस्तक, जबकि दर कोई न हो दीवार ही दीवार, लेकिन घर कोई न हो। उनके हाथों में हमारे मरने का असर न हो, किस किस को देगा तू अपनी बेगुनाही का सबूत, जहां आंखें हो लेकिन नजर कोई न हो। धन्यवाद। कार्यक्रम के उस सोपान पर चलते हैं और अभी आपने देखा हमारे मंच पर कितने बेशकीमती हीरे हैं कि अगर वक्त होता तो इनकी चमक से हम सारे ज्ञान को प्राप्त कर लेते, लेकिन वक्त का तकाजा है कि हम पूरा वक्त नहीं ले सकते, ना दे सकते। बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि आगे आने वाले वक्त में मुकेश पांडे जी और राकेश पांडे जी से अनुरोध है कि ऐसा सम्मेलन या महासम्मेलन फिर से कराइएगा और हम जैसे छोटे कलाकारों को, छोटे व्यक्तियों को जरूर याद कीजिएगा, जिससे कि हम कुछ सीख सकें ऐसे अविस्मरणीय बेशकीमती हीरों के माध्यम से। और आप सबके लिए हर मोड़ पर मुकाम नहीं, रिश्तों के कोई नाम नहीं होते, रूह की रोशनी में ढूंढा है हमने आप सभी को, क्योंकि आप जैसे लोग मिलने आसान नहीं होते। के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और इसी के साथ सादर आमंत्रित करते हुए हमारे आज के कार्यक्रम के अतिथि के रूप में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार परमादरणीय श्रद्धेय माननीय मंत्री डॉक्टर दयाशंकर दयालु। आज 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस के इस अवसर पर
मंच पर उपस्थित धर्मादरणीय श्री राजू परमार जी, पूर्व सदस्य राज्यसभा, श्री नरेश रावल जी, पूर्व गृह मंत्री गुजरात, काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी भाई विश्व मोहन मिश्र जी, विश्वभूषण मिश्र जी, भाई रोहित पांडे जी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, श्री बंसीधर जी, सामाजिक समाज सेवा के लिए जाने जाने वाले, अध्यक्षता करे भाई राकेश पांडे जी, इनके विचारों को आपने सुना। भाई मुकेश पांडे जी फिल्म में काम कर चुके हैं, अभिनेता हैं, लेकिन रील और रियल लाइफ दोनों को एक साथ जी रहे हैं। राकेश कुमार पांडे जी, पूर्व अध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी। भाई ब्रजेश कुमार मिश्र जी, होमगार्ड के जिला कमांडेंट। संचालन कर रही श्रीमती अनीता सहगल जी। मेरे साथ आए डॉक्टर हरदर शुक्ल जी, गायक भाई राजन तिवारी जी, सुधीर मिश्र जी, सभागार में उपस्थित काशी के अलावा इस देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए तमाम महत्वपूर्ण ऐसी शख्सियतें जिनका नाम तो नहीं जानता, लेकिन वो इस सभागार में उपस्थित है। आप सबको आज के इस कार्यक्रम की बधाई। जिन्होंने काशी को चुना उनको भी बहुत बधाई। मेरे जैसे व्यक्ति को भी बोलने का अवसर मिल रहा है। न जाने कितनी दिन बीत जाए, कितनी रातें बीत जाए, ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा, मानवता के लिए प्रश्न चिन्ह वाला विषय है। विश्वभूषण जी कह रहे थे, इन्होंने पूरा इवोल्यूशन ऑफ लाइफ आपको बता दिया। मानव का जब से जन्म हुआ और मानव जब से आज भी मानव बनने की प्रक्रिया में लगातार, अभी वो उसकी यात्रा पूर्ण नहीं हुई, अपूर्ण है, इसलिए कि कोई मानव बनना नहीं चाहता। यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति की पहचान अपनी जाति से है, अपने क्षेत्र से है, अपने धर्म से है। कोई मानवतावादी बनना ही नहीं चाहता, वो प्रथम दिन से है। इन्होंने बताया ना कैसे कितने प्रकार के जीव हैं। मैं सिर्फ इंसान की बात करूं, किसी दौर में दुनिया पे तमाम तरह के जीव जंतु रहते थे, सब अपना जीवन जीते थे। एक इंसान एक ऐसा जीव आया जिसने सबको मिटा दिया। आज कहते हैं बाघ खत्म हो गया, शेर का जीवन संकट में है। किसने मिटा दिया उनको? मानव ने। मानवता का दुश्मन कौन है? अभी विश्व युद्ध की बात किया, मतलब लगता है राकेश पांडे जी ने। द्वितीय विश्व युद्ध में 5 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। युद्ध का जिम्मेदार कौन था? हिटलर, नाजी था। वो ऐसी विचारधारा को लेके आया जिसने लाखों लाख यहूदियों को गैस के चेंबर में भर के मार दिया। मानवता वहां शर्मसार हुई होगी। हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन, चर्चिल, सद्दाम हुसैन, ईदी अमीन, ये वो नाम है जिन्होंने इस दुनिया में लाखों लाख, सबसे ज्यादा अगर हत्या करने का श्रेय किसी को जाता तो उसका नाम था हिटलर, जिसने तो विश्व युद्ध करा दिया। अभी एक सरकार गिरी है सीरिया में, असद। उसके भागने के बाद जब उसके जेलों का मुआयना किया जा रहा है तो उसके जेलों में ऐसे ऐसे निशान मिल रहे हैं जिसमें माना जा रहा है कि वहां भी लाखों लाख लोग मारे गए। ये कौन लोग हैं? तो इंसान ही है वो, जो श्रेष्ठता का दंभ लेके जीने वाले लोग हैं। वो मानवता को ही मिटाने में तुल जाते हैं अपनी सत्ता के लिए। हम लोग जिस देश में रहते हैं, शायद दुनिया का कोई ऐसा उदाहरण किसी देश के पास नहीं होगा जिसके देश में मानवता को कुचलने का सदैव प्रयास हुआ। शक आए तो क्या किए, फूड आए तो क्या किए, चंगेज खान आया तो क्या किया, मंगोल आए तो क्या किया, नादिर शाह आया तो क्या किया, गजनी आया तो क्या किया, गोरी आया तो क्या किया। मानवता शर्मसार नहीं हुई। गाजी की उपाधि होती थी। विश्वभूषण जी, हम लोग गाजी नाम के लोगों को पूज रहे हैं वर्तमान में। ये गाजी की उपाधियां होती थी। मानव के कटे हुए सिर का जितना बड़ा ढेर जो लगा दे उसको गाजी कहते थे। किसकी गर्दन आप काटते हो? मानव की। ठीक है, बंटवारा था, कोई देश अलग था, सोच अलग थी, विचारधारा अलग थी, लेकिन कभी ये रुका ही नहीं, आज तक जारी। अभी देखिए रोज सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं।
चाहे यूक्रेन और रूस की लड़ाई हो, पिछले 1 वर्ष से ज्यादा हो गया ना, इजराइल और फलस्तीन की जो लड़ाई है, आज आप यहाँ हम आप बैठे बात कर रहे हैं मानवाधिकार की। इंसान को उसके अधिकार पता नहीं, कर्तव्य नहीं पता, कर्तव्य का बोध नहीं, अधिकारों की बात होती है। जिस दिन इंसान अपने कर्तव्य जान ले, उस दिन उसको किसी को अधिकार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा खूनी है, हत्यारा है, कत्ली है। डकैत भी हम लोग बनते थे, जो डकैत होते थे पुराने दौर के, वो कहते थे अमीरों को लूटते हैं, गरीबों में बांटते हैं। दुनिया का एक वर्ग था जो उनसे भी सहानुभूति रखता है। नक्सलवाद हिंदुस्तान के नक्सलवाड़ी गांव का नाम है, पश्चिम बंगाल के कुछ गरीबों की लड़ाई शुरू किया होगा लोगों ने, बाद में उसका असर क्या हुआ आपको पता है कि नक्सलवाद के नाम पे देश में लाखों लाख लोगों की हत्या कर दी गई। पता नहीं हक मांगने के लिए शस्त्र उठाना कहां से जरूरी है। बड़ा अजीब विषय है। मैंने कहा ना कि मेरे जैसा आदमी तो मैं तो हतप्रभ, वो तो इतने लोगों को सुन लिया तो थोड़ा सा मन में आ गया कि क्या बोलूंगा। मीडिया के लोग शुरू में घेर लिए, पूछा, मैंने कहा, मैंने भी वही जो जवाब दिया जो मन से कहा जा रहा है। सच ये है कि सिर्फ मनुष्य बनना का संकल्प लीजिए, इंसान बनना सीखिए, मानवाधिकार तो अपने आप ठीक हो जाएगा। आपने किसी का मानवाधिकार कभी चुराया है क्या? दुनिया में कोई आपके आक्रमण का एक नजीर हो, एक उदाहरण हो भारत के किसी देश पे आक्रमण का? हम लोग तो उस देश के रहने वाले हैं। ये गौतम बुद्ध का देश है, 2700 साल पहले। उसके पहले सनातन धर्म था। अरे आपने वसुधैव कुटुंबकम कहा, दुनिया को अपना एक परिवार माना, तो आपने फिर किसी का घर जलाने का कभी सोचा? कहा, कभी नहीं किया। दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे देश में मानवाधिकार की बात होती है, लेकिन मानवाधिकारों का उल्लंघन तो संसार में दूसरे देशों में हुआ। आपको ग्लोबल वार्मिंग का दोषी ठहराया जा रहा है। एयर कंडीशनर लगा के सारा सुख दुनिया ले चुकी। जब भारत का कोई गरीब आदमी एसी लगाता है, फ्रिज का ठंडा पानी पीता है, तो कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार है, इसलिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में उसकी ओजोन लेयर में छेद हो रहा है। दोषी हम आप ठहराए जा रहे हैं, जिसने अपने स्वार्थ के लिए दुनिया को मिटा डाला। जानते हैं कितने परमाणु बम हैं जो इस दुनिया को हजारों बार मिटा दें? उन लोगों ने किसको बैन कर दिया? दुनिया के 5 देशों ने सारी शक्तियां अपने पास रख लिया और दुनिया के सारे दोस्तों से कहा कोई परमाणु बम नहीं बनाएगा। उन्होंने सारे संसार को मिटाने का औजार अपने पास रख लिया, सारे शस्त्र बनाने का अधिकार उनके पास है, और आपसे कहते हैं कि आप ये न करो, वो न करो। जानते हैं पिछले 25 सालों में कश्मीर में हम लोगों ने कितने लोगों को खोया? लाखों लाख जवान। आप यहाँ मंगल पांडे की बात कर रहे हैं, जितने सैनिक मरे उनकी बात मैं नहीं करता, कितने लोगों की हत्याएं हुई। अमेरिका के कानों पर कभी जू नहीं रेंगते थे, हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि हमारे देश के तमाम उन हिस्सों में आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, हमारे देश के बेगुनाहों की हत्या की जा रही है। कभी अमेरिका ने, जिस अमेरिका ने अलकायदा का जन्म कराया, तालिबानियों को पैदा किया, जब एक दिन उसी अमेरिका की नाक काट लिया उसने, सुपर्णखा की जैसे नाक कटी थी ना, वैसे अमेरिका के ट्विन टावर को जिस दिन गिरा दिया, तब उसकी आंख खुली कि वो आतंकवाद उसके लिए अब नासूर बन गया। फिर देखिए उसने देश मिटा दिए, अफगानिस्तान खत्म कर दिया, इराक खत्म कर दिया। जो उनके वाली करे वो अच्छा इंसान है, अच्छा देश है, अच्छे लोग हैं। जो उनके विरोध जाए वो दुश्मन है उनका। यक्ष प्रश्न है, यक्ष प्रश्न जिसको कहते हैं ना, जिन प्रश्नों का जवाब हम नहीं दे पाते उनको हम लिख देते हैं, ये यक्ष प्रश्न है। कोई यक्ष था जो ऐसे प्रश्न पूछा करता था, युधिष्ठिर ने भी पूछा था उसने। दुनिया के आपका ये जो विषय है, ये दुनिया के लिए यक्ष प्रश्न है कि हम सब कुछ तो बनना चाहते हैं। हम पंडित, ठाकुर, भूमियार, वैश्य, ये वो, मनु महाराज को गाली देते हमारा पेट नहीं भरता। जिस इंसान ने समाज को जीने का कायदा सिखाया, आज उसकी बातों को हम आप गालियों का आधार बना लिया। उन्होंने कहा था क्या कभी? कर्मवाद, कर्मवाद। गीता का उपदेश इसीलिए आप पढ़ते हैं कि सिर्फ कर्मवाद है, कर्म जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। आज आप मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। मैं तो हतप्रभ हूँ कि ऐसे विषयों पर क्या बोला जाए, लेकिन जो कि इतना सम्मानित मंच है, इतने बड़े बड़े लोगों के विचार आए, तो बस आपसे हाथ जोड़कर मेरी इतनी विनती है
कि सिर्फ अच्छा इंसान बनने का प्रयास करिए, इंसानियत को बढ़ावा दीजिए, मानवाधिकार की रक्षा स्वतः हो जाएगी। कंबोडिया भी आपका था, भूटान भी आपका था, नेपाल भी आपका था, बांग्लादेश भी आपका था, पाकिस्तान भी आपका था, श्रीलंका भी आपका था, थाईलैंड भी आपका था, वियतनाम भी आपका था, बर्मा भी आपका था। कभी आपने अपने मन में सोचा कि हम क्यों सिमटते जा रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि आप अहिंसा की बात करते हैं, सत्य की बात। ये गांधी का देश है। हम आप शराफत से जीना चाहते हैं तो कोई जीने नहीं देगा। हम आप कहाँ पहुंच गए पता है आपको? आज का भारत कितना बड़ा बचा है। वहां भी नक्सलवाद है, वहां भी आतंकवाद है। हम भी अगर लुटेरे होते, हम भी आक्रमणकारी होते, हम भी अगर दुनिया के दूसरे देशों के लोगों का हक मारना, दौलत चुराना, आपके एक मंदिर को लूट के गजनी, जिस दिन गजनी पहुंचा था, इतिहासकारों ने लिखा है कि गजनी उस दिन दुनिया जलती रही, साहित्य जला, संस्कार जले होंगे, हमारी बौद्धिक संपदा जली होगी। हम लोग तो लगातार मिटते आज यहाँ खड़े हैं। तो आप सबसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि अपने आप को बदल लीजिए। एक इंसान आप अपने को बदल लीजिएगा तो शायद आपका घर बदल जाएगा, फिर वो समाज बदल जाएगा, फिर सारी दुनिया बदल जाएगी। फिर हमारे भाई मुकेश पांडे जी को, राकेश पांडे जी को, रोहित पांडे जी को शायद मानवाधिकारों की लड़ाई के लिए ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयानंद जी, दिल की गहराइयों से हम आपका आभार प्रकट करते हैं और एक बार जोरदार तालियों के साथ हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं माननीय मंत्री जी का कि आप टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहे ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।